पवित्र उद्देश्य के साथ, संकल्प की दृढ़ता और अत्यंत पुरुषार्थ के साथ देश के बड़े भूभाग से देश की बड़ी समस्या के समाधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप सभी सम्मानित प्रबुद्ध जल के योद्धा, जल के वाटर के हीरो, तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है आपके मध्य में परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य हमारे लिए मेरे अग्रज हैं, मेरे अभिभावक हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, मुनि जी महाराज, और अभी आप जिनकी प्रशंसा सुन रहे थे भाई अविनाश मिश्रा जी, जो जल सलाहकार के रूप में नीति आयोग में सेवा प्रदान कर रहे हैं, बड़ी बात है। और आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री सुधीर गोयल जी, ये भी एक दिव्य कार्य का संपादन कर रहे हैं, ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। 700 से ज़्यादा जो एक तरह से जिनका कोई नहीं कहते हैं उनका परमात्मा होता है, तो परमात्मा भी किसी को निमित्त बना करके भेजता है। ऐसे निमित्त हैं आदरणीय गोयल जी, जो एक निराश्रित दिव्यांग लोगों की बड़ी सेवा का कार्य कर रहे हैं। और आदरणीय रविंद्र धारिया जी, जिनके पिता भी बहुत योग्य और यशस्वी, उनके यशस्वी पुत्र हैं। और आदरणीय इंद्रमोहन अग्रवाल जी, एकल विद्यालय के कर्मठ अभी समर्पित अध्यक्ष हैं। और इन सारे कार्यक्रम को हमारे प्रिय आदरणीय टिलन रिछाड़िया जी और पूरी टीम, श्री शर्मा जी, और जिनकी चर्चा, जिनकी वार्ता कर रहे थे, जो बड़ी सरलता के साथ हमारे मध्य में हैं, आदरणीय श्री उमाशंकर पांडे जी। आप सबका और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ एक एक व्यक्ति नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ जो बंधु भगिनी जितने भी हैं, सब एक एक संस्था है। एक एक संस्था नहीं, एक एक पूरा जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा, कोई प्रांत का कर रहा है, कोई देश के लिए एक आइडियल मॉडल के रूप में काम कर रहा है। और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं और भाइयों, मातृशक्ति, हमारी जो सोच है, पतंजलि की जो सोच है, श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच है, हम यह मानते हैं कि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान भी हमको ढूंढना होगा। समस्याएं हमारी होती हैं, हम समाधान विदेशों में ढूंढने जाते हैं, तब मामला बिगड़ जाता है। हमारी खेत खलिहान, हमारे घर आंगन की जो चीज़ें हैं, वहाँ हमारे जीवन की जो संघर्ष है, उन संघर्षों का समाधान के रूप में, जो आज एक उदाहरण के रूप में हम चर्चा करते हैं कि एक गांव में, एक एरिया में एक व्यक्ति ने जो काम किया। जब मैं कहता हूं कि एक क्षेत्र में जखनी एक उदाहरण हो सकता है, ये दूसरा कोई गांव उदाहरण हो सकता है, तो पूरे देश में वो मॉडल क्यों नहीं लागू हो सकता है? ये नहीं संभव है। पर समस्या यह है कि हमारी जो दूरदृष्टि होनी चाहिए, पर समाधान, क्योंकि यदि हम उनमें विदेशी कंपनियों को, विदेशी शक्तियों को, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो आप ये मान करके चलिए, वहाँ नॉलेज हो सकता है, वहाँ बड़ी दृष्टि हो सकती है, परंतु वहाँ संवेदना और भावना नहीं हो सकती। क्योंकि बाहर की कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, वो भारत में आए, उनके लिए हम मात्र बाजार हैं, हम उनके लिए परिवार नहीं हैं। तो जो आप और हम, या जैसे भाई जैसे जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए देश परिवार है, उनकी समस्या इसलिए हमारी समस्या है। जब देश को हम अपना समझेंगे तो समस्या भी अपनी लगेगी। लोगों की पीड़ा से आप द्रवित होंगे तो गोयल जी जैसा पैदा हो जाएंगे। तो आप सभी लोग देखिए, आप सेवा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि आप सेवा करते हो, मैं कहता हूं हम सेवा नहीं करते हैं। कोई सेवा नहीं करता आप में से जितने बैठे हैं। आपको लगेगा कि फिर हम क्या कर रहे हैं। भाई, तुम्हारे दिल में जो दर्द उठ रहा है ना, जो पीड़ा हो रही है, उसकी दवाई ढूंढ रहे हो आप। हम दूसरों को भाई, हमको मौका भगवान ने दिया, हमको कहीं पीड़ा हो रही है, हमको कहीं दर्द हो रहा है कि हम कुछ
करे बेचैनी, अपनी बेचैनी को शांत कर रहे हो। एक अपनी बेचैनी को शांत करता है नशे में, एक अपनी बेचैनी को शांत करता है वासना में, और एक अपनी बेचैनी को शांत करता है दूसरे को पीड़ा दे करके। आप अपनी बेचैनी को शांत करते हो दूसरे को सुख दे करके, क्योंकि जब दूसरे के चेहरे पर जब प्रसन्नता दिखाई देती है ना, हमने देखा है, हम प्रतिदिन महसूस करते हैं। रोता हुआ एक आदमी आता है, जब उसको समाधान मिल जाता है, जब वो स्वस्थ हो जाता है, निरोग हो जाता है, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता को देखने के बाद में जो सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है, वो दुनिया की किसी धन दौलत से उसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती। तो उस आनंद के लिए आप सब संलग्न हैं, लगे हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी को भी हम उस आनंद से जोड़ें, ज़रूरत है। आज की आपाधापी के भागम भाग के समय पर हम अपनी मूल जड़ों से जुड़ करके और जड़ों से लोगों के लिए कुछ करने की प्रवृत्ति को भी हम और फैलाएं। और मैं समझता हूँ कि एक जीवन में यदि व्यक्ति उपदेश दे करके बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है, पर यदि समाधान देता है तो बहुत लोगों को उस कार्य में प्रवृत्त कर सकता है। तो हमको प्रभावित करने से ही नहीं, हमको प्रवृत्त होने से, प्रवृत्त होने लायक हमको बन करके आगे बढ़ना है। तो आज बैठिए, आप बैठिए। जल संरक्षण के बाद में हम मेड़बंदी की बात कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में उस विषय में बताना चाहता हूं कि मेड़बंदी ये हमारी पुरानी परंपरा रही है, और पहाड़ों में भी जो छोटे छोटे खेत होते हैं या मैदानी क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी मेड़बंदी से न केवल जल का संरक्षण होता है, अपितु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेड़ के अंदर जितने भी उत्पाद लगाए जाते हैं उसकी जो गुणवत्ता होती है वो बाकी खेत में लगी हुई क्वालिटी से भी बहुत बेहतरीन होती है। तो हम उसमें मेड़बंदी के अभियान से जो अतिरिक्त, जैसे कहते हैं ना, आमदनी के साथ में अतिरिक्त क्वालिटी के साथ में और एक नए अभियान का सूत्रपात कर सकते हैं। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से मैं कहूं कि ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं, जैसे पहले आंवला, आप जानते हैं कि मुझे स्मरण है जब हम लोगों ने 93-94 से जब सामाजिक जीवन में च्यवनप्राश वगैरह बनाना शुरू किया, तब भी वो आंवला महाराज जी 3-3.5 रुपये किलो मिलता था, और 2004-05 में भी वो 3.5 रुपये किलो ही मिलता था। मुझे याद है जब कई सारे किसान लोग, जैसे आपने पानी की, जल की, बाकी की कहानी सुनाई, उसमें मैं इतना थोड़ी सी चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ। बहुत सारे किसान आए कि हम आंवले को, पेड़ों को काटना चाहते हैं। क्यों? बोले उसका हमको तोड़ने का खर्चा भी नहीं निकलता। तो हमें चिंता हुई, श्रद्धेय स्वामी जी को चिंता हुई। हमने कहा यदि आंवले के पेड़ों को काट देंगे तो फिर अगले साल से आंवला तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आंवले का पेड़ फल देने लायक 5-6 वर्ष के बाद होता है और धीरे धीरे फल देने लायक होता है। महाराज जी ने कहा कि आंवला मत काटो। कई सारे किसान लोग थे, कहने लगे सब आंवला हमको दे दो। तो मैंने महाराज जी से सहजता से पूछा, करोगे क्या? क्योंकि आंवला का च्यवनप्राश बनता था, त्रिफला चूर्ण बन गया, आंवले का पाउडर बन गया, थोड़ी बहुत अचार, मुरब्बे, चटनी, इतना ही तो हमको पता था। महाराज जी ने कहा नहीं, आंवला रसायन है, गुणकारी है, तो गुणकारी है तो इसका एक नया अभियान शुरू किया जाए। तो शुरू करा हमने आंवले का जूस। उससे पहले आंवले का जूस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कंपनी नहीं बनाती थी। हमने कहा महाराज जी तो बहुत कसैला सा होता है, कौन पिएगा? उसमें कोई स्वाद नहीं, कोई कुछ नहीं, न रंग है न स्वाद है। तो बोले इसका गुण तो है। तो उसके गुण के बलबूते पर श्रद्धेय स्वामी जी ने इसका आह्वान शुरू किया, और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां आंवले का जूस बनाती हैं और लाखों टन आंवला जूस में प्रयुक्त होता है। और मुझको लगता है कि आंवला 3.5 रुपये तब था, अब 20 रुपये किलो पार कर गया। यदि MSP की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट जो है वो किसी का बढ़ा तो आंवले का बढ़ा। तो ये जो चीज़ है, हम जब थोड़ा सा छोटा सा अभियान करते हैं तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। आज लोग पी भी रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं, किसानों को उसका लाभ हो रहा है, और उसके कारण से आज आंवले की पैदावार और लगाने की वृद्धि बहुत बढ़ी है। तो मेड़ में, क्योंकि आंवले की एक खासियत है, आंवले के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है और वो उपजाऊ हो जाती है, और वो किसी फसल को नुकसान नहीं करता है। तो मेड़ों पर आप आंवले का पेड़ लगाइए, वो अतिरिक्त कमाई का इतना बेहतरीन साधन है कि बहुत ही बेहतरीन साधन है, और बहुत मार्केट है। अभी भी आंवला मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। अभी ये हालत है, आंवला जितना भी पैदा करो कम है।
1 लाख टन के लगभग तो हम लोग प्रयोग करते हैं आंवला, 1 लाख टन के लगभग। और इसी तरह से जैसे मेड़ों पर आप लगा सकते हैं कि जहाँ कहीं जमीन टूटने की संभावना है, जहाँ ऐसा लगता है कि आपको मेड़ टूटता है, कई बार जब पानी ज़्यादा होता है या उसके जो दीवार मेड़ के नीचे जैसे होती है, जैसे एक खेत दो खेत के बीच में जो ज़मीन होती है, जो उसका दीवार साइड होता है, आप वहाँ लेमन ग्रास लगा सकते हैं। लेमन ग्रास बहुत वो धरती को टूटने से भी बचाता है और जो है वो बहुत लाभकारी है। आप वहाँ लगा सकते हैं खस का भी जो है वो मेड़ों पे, जैसे आप 1 साल में उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। इसी तरह से दालों में सारी दालें जो मेड़ों पे दाल उगाई जाती थी पहले से ही, अरहर से लेकर के बाकी जो दालें हैं वो आप उगा सकते हैं। और बहुत सारे लोबिया वगैरह हैं, ये सब भी कर सकते हैं। तो जड़ी बूटियों के दूसरे उत्पादों को जो सीजनल हैं, तुलसी वगैरह को हम लगा सकते हैं। तो तुलसी यदि मेड़ों पर लगा देते हैं, वन तुलसी लगा देते हैं, तो कीटाणुओं से जो मतलब कि कीट पतंगे आते हैं उनसे जो है फसल की रक्षा हो जाएगी और अतिरिक्त आय होएगा, तो फसल की भी रक्षा, अतिरिक्त इनकम भी। तो ये सारी चीज़ों को अभी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि सरकार के लेवल पर तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, तो ये योजना को लेकर के भी हमें कि अवेयरनेस सरकार के पैसों से नहीं, मैं भी इस बात को बहुत पूरी तरह से समर्थन आपकी बातों को मानता हूं कि सरकार के पैसों से काम नहीं होता है, परंतु यदि सरकार अवेयरनेस का प्रोग्राम कराएं तो योजनाओं को जल्दी से धरातल पर उतारने में मदद मिलती है। तो इसको उस रूप में हम प्रचारित करें कि इसको धरातल पर वो उतारें। हम भी प्रयास करेंगे। कृषि के लिए पतंजलि पहले से समर्पित रहा है और अभी भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ आप लोगों के संज्ञान में है, कुछ नहीं है, तो अभी भी पूरा हम लोगों ने नव हरित क्रांति के रूप में, एग्रीविजन के रूप में, जहाँ जहाँ कहीं किसान को कहाँ कहाँ पर समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ पर अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, किन चीज़ों को हम एडॉप्ट करके अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, उन सब विषयों में हम काम कर रहे हैं। इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। आप सबके प्रति मैं आप सबको नमन करता हूँ। आपको प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, समय की व्यस्तता में भी मुझे लगा कि यदि हम आप सबसे मिलते हैं तो अपनी ऊर्जा भी, हम सच मानो तो हम तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आए हैं कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के दर्शन लाभ से हमारी ऊर्जा भी बढ़े। तो सभी लोगों को बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और आप बहुत काम करिए, देश आपके साथ है। लोग कहते हैं कि साधन होने से काम होता है। हम तो ये कहते हैं, उदाहरण बैठे हैं जितने भी इस मंच पर बैठे हैं, सदैव मुनि जी महाराज बैठे हैं, बाकी सब बैठे हैं, साधन होने से काम नहीं होता है, काम करने से साधन अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। सच्चे मन से आप प्रवृत्त होकर के तो शुरू कर जाओ, बस इतना ही कहना।